हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPGBT DLED एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 15 जून को जारी कर दिए जाएंगे। 15 जून को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका 19 जून को कंडक्ट किया जा रहा है HP बोस धर्मशाला द्वारा। तो फ्रेंड्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहाँ पे लिंक से ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप को PDF के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPGBT DLED एंट्रांस 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको जीके के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स के ही होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि पंजाब के पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित हुआ? व्हेन वर द पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश? तो पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसका हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित हुआ? तो ये होता आपका 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनकी आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम पेपर से 1-2 दिन पहले ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपको रिवीजन के टाइम। तो अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहाँ पर जाकर इसकी PDF पा सकते हो लिंक को ज्वाइन करके। तो अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भुंडा उत्सव जो मेनली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, भुंडा उत्सव किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कि भुंडा उत्सव जो है वो परशुराम से संबंधित है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये मेनली मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो आपको आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भुंडा उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 12 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों बाद जो भुंडा उत्सव है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो क्वेश्चन में बोला गया कि विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? तो जो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना कमांडर का गोरखा सेना का कमांडर कौन था? वू वॉज द कमांडर ऑफ द गोरखा आर्मी वू अटैक्ड हिमाचल प्रदेश इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी? तो 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर आपके अमर सिंह थापा थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि किन किन के बीच हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन 1809 द ज्वालामुखी ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन। तो 1809 में जो ज्वालामुखी संधि हुई थी वो हुई थी आपकी संसार चंद और राणा रणजीत सिंह के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना आपकी शैनन जल विद्युत परियोजना है जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर इज ए फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो झांझर जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। झांझर चंबा जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा से हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 3 सदस्य चुने जाते हैं। अगर आपसे लोकसभा के लिए पूछा जाए तो लोकसभा के लिए 4 सदस्य चुने जाते हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। 68 सीटें जो हैं वो आपकी विधानसभा की हैं। और राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से कुल 3 सदस्य चुने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 250 होती हैं, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में 3 सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है,
इसमें बोला गया कि भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो 2016 का एग्ज़ाम है एचपी पटवारी का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पूछा गया था कि उसमें कि भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया जाएगा। तो ये आपका धर्मशाला था, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि 18 फरवरी 1948 को हुए श्वेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। Who led the श्वेत सत्याग्रह ऑन 18 फरवरी 1948। तो 18 फरवरी 1948 को श्वेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था आपका पंडित पद्मदेव ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्न कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है, विच ग्रुप ऑफ रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी नदियाँ जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। अगला प्रश्न बोला गया कि इस निम्नलिखित वायुमंडल की परतों को पृथ्वी की सतह से के ऊर्ध्वाधर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वायुमंडल की परतें दी हैं हमारे पास, इनको हमने सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी परत आती है, ये आती है आपकी क्षोभमंडल। तो क्षोभमंडल आपकी दूसरे नंबर पे है, क्षोभमंडल जो है वो आपकी पहले नंबर पे आती है। उसके बाद जो आती है वो आती है आपकी समताप मंडल। तो दूसरे नंबर पे आपकी समताप मंडल आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका मध्यमंडल, तो और लास्ट में आती है आपकी वायुमंडल। तो ये सीक्वेंस बन गया, देखना है 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो सबसे पहले कौन सी वायुमंडल की परत आती है, ये आती है आपकी क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल और उसके बाद वायुमंडल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेने हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। तो मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ये होती है आपकी ओरल या वक्कल कैविटी, मुख गुहिका में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहिका में प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर मैमल्स। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, स्तनधारियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, उनका हृदय 3 कक्षीय होता है। देयर हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सी धातु में मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज मेनली यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन बैटरीज। तो कौन सी धातु है जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है, ये आपकी लिथियम है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इन विच द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये आपको पता होना चाहिए, पेंट ब्रश जो है वो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था। इन इंदूज वैली सिविलाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग आवाज पोर्ट सिटी। तो कौन सा बंदरगाह जो था वो शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था। 92 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी लोथल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। तो ये थी आपके लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया 29 मई 2016 को IPL 9 प्रतियोगिता किस टीम ने जीती। तो ये 2016 का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स पटवारी का, उसमें पूछा गया था कि 29 मई 2016 को IPL 9 प्रतियोगिता किस टीम ने जीती। तो ये जीती थी 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने। और अभी प्रेजेंट में जो 2022 का IPL हुआ इसकी
विजेता टीम कौन थी ये आपको पता होना चाहिए। ये थी आपकी गुजरात टाइटंस और उप विजेता टीम थी आपकी राजस्थान रॉयल्स। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि नारी मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है। तो नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। यह था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें नारी भ्रूण हत्या को की रोकथाम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। वो एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है। ये है आपके श्री रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड कॉज समर मानसून इन इंडिया। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती हैं। तो ये बहती हैं आपकी दक्षिण से पश्चिम को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती हैं दक्षिण से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि मैत्री एक्सप्रेस रेलवे किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा है वो आपकी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये चलती है आपकी कोलकाता से लेकर ढाका तक। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका। तो मैत्री एक्सप्रेस रेलवे जो है वो आपकी भारत बांग्लादेश सेवा बांग्लादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सर्विस इज एसोसिएटेड विद इंडिया बांग्लादेश। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि जल का घनत्व केरोसिन तेल के घनत्व से ज़्यादा है। यदि दोनों को मिला दें तो क्या होगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इफ द टू आर मिक्सड। तो जल का घनत्व, जो जल की डेंसिटी है वो केरोसिन ऑयल की डेंसिटी से ज़्यादा है। यदि दोनों को मिला दिए जाए तो क्या होगा। ये होगा आपका केरोसिन जल के ऊपर तैरेगा। क्या होगा, केरोसिन तेल जो होगा वो आपके जल के ऊपर तैरेगा। केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप HPJBT DLED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। आप वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।